उसके बाद हमारा पार्ट 3 आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 3 द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। चैप्टर फर्स्ट है इसका द प्रेसिडेंट। पहले हम प्रेसिडेंट के जो मामलात हैं वो देखेंगे। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट एंड शैल प्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। पूरे मुल्क में यूनिटी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरे मुल्क का सदर होगा। प्राइम मिनिस्टर भी वैसे पूरे मुल्क का ही होता है। अच्छा, ये सेकंड है इसका कि a person shall not be qualified for election as president। ज़ाहिर है प्रेसिडेंट का भी तो इलेक्शन होता है। कोई ऐसा बंदा इस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता जो नॉन मुस्लिम हो, सिर्फ मुसलमान हो सकता है। और उसकी उम्र जो है वो 45 से कम नहीं होगी। ये अब सवालात शुरू हो गए कि प्रेसिडेंट की कम से कम उम्र क्या होगी, ठीक है। और वो इस काबिल हो कि MNA बन सकता हो। वो 62, 63 और बाकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें इस पर अप्लाई होंगी। द प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेकंड स्केड्यूल। ये जो सेकंड स्केड्यूल है, ये 5 स्केड्यूल होंगे। इनमें ना तरीक़ाकार और जो ओथ वगैरह हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी हम एंड पे पढ़ेंगे। उसके बाद बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो ज़ाहिर है ये नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बलीज़, ये सारी मिलकर प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट करती हैं। दरअसल तो जो सेनेट है वो तो बनता ही नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली से है ना। तो फिर ये कहा जा सकता है कि बोथ हाउसेस, यानी ये वाला members of national assembly, the members of the both houses and the member of provincial। नहीं, both houses कौन से? नेशनल असम्बली और सेनेट और प्रोविंशियल असम्बली। ये 3 असम्बलियाँ हैं एक किस्म की। तीनों असम्बलियाँ मिलकर सदर बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 days एंड नॉट लेटर देन 30 days बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। 5 साल टर्म होती है और 5 साल जब पूरे हो रहे हैं तो इससे 60 दिन पहले या एक्सपायरी के करीब तक इलेक्शन हो सकता है प्रेसिडेंट का, या अगर एक्सपायर हो जाए तो 30 दिन बाद तक हो सकता है। ये तो है जनरल। और चूंकि इसमें इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन होने होते हैं, ये 90 days वैसे टोटल बन रहे हैं। तो इलेक्शन होने होते हैं और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर तो ये इस तरह उसकी एक्सपायरी देखी जा सकती है ना। और अगर जनाब असम्बली पहले डिज़ोल्व हो गई है तो फिर जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद 30 days में, और या फिर अगर सीट खाली होती प्रेसिडेंट साहब की, एक्सपायर नहीं हो रही टर्म, तो फिर भी 30 days, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट, ये एक एक्सेप्शन देख लें, इफ इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड, अगर इलेक्शन नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि 90 दिन में इलेक्शन करवा लें और आप नहीं करवाना चाहते, या आप कहते हैं कि ये पैसे ही नहीं हैं, या आप कुछ भी कह रहे हैं भी नहीं हो सकते इलेक्शन, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है या फलां है या मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो फिर क्या होगा? जब इलेक्शन होंगे ना तब से 30 days में इलेक्शन होगा, तब तक ये प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट ही रहेंगे। द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाई और बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, ये फॉर्म 45-47 पर आपके घरों में पड़े रहेंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जब वो ओथ हो गया है तो वो सदर ही रहेंगे अनटिल अनलेस कोई आप इम्पीचमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं कर लेते। इम्पीचमेंट का भी आगे प्रोसेस आ जाएगा। 42 है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस। ये आपने याद रखना है, प्रेसिडेंट किसको ओथ देता है, स्पीकर नेशनल असम्बली किसको देता है, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ये किसको ओथ देते हैं, ये आपने गौर रख करना। जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ या हलफ उठाता है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। किसी किस्म के ऑफिस, कोई ऑफिस होल्डिंग पोजीशन नहीं होगी उसकी, ठीक है।
द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा, पर एमएनए या एमपीए नहीं हो सकता, और अगर वो एमएनए एमपीए है तो उस दिन उसको वो सीट एमएनए एमपीए की छोड़नी पड़ेगी जिस दिन उसने ऑफिस होल्ड करना है प्रेसिडेंट का, ठीक है, एमएनए या एमपीए की। अच्छा, नेक्स्ट है 44, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो दाखिल हुआ उस दिन से 5 साल उसकी टर्म है, और वो 5 साल से 30 दिन आगे तक या 60 दिन पहले इलेक्शन हो गया तो वो इलेक्शन की बात ऊपर हो चुकी है। और अगर आपने जनरल इलेक्शन नहीं करवाए, असेंबली पहले डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसका भी आपको बता दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये एक एक्सेप्शन देख लें, प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अनटिल हिज सक्सेसर। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, जब तक नया नहीं आता वही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मशरूत है कॉन्स्टिट्यूशन से, या पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अगर कानून उसको इजाज़त देता है तो वो री इलेक्शन में जा सकता है 2 लगातार टर्म, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। 2 लगातार टर्म में कोई बंदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, ये देखें मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ओथ देता है किसको भला, प्रेसिडेंट जनाबे वाला ओथ देता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और प्रेसिडेंट जो है वो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा देगा किसको, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ये क्वेश्चन है बाकायदा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 45, द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन। ये देखें किसी भी केस में किसी सज़ा को कम ज़्यादा माफ़ करना, ये सारी के सारी जो पावर है ये प्रेसिडेंट को बादशाह बना दिया गया यहाँ पे, ठीक है, वो कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ, ये प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कुछ कर रहे हैं या असेंबली में जो कुछ हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई अपडेट है, तो वो प्रेसिडेंट को बाखबर रखा जाएगा, ठीक है। 47 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इम्पीचमेंट की बात होने लगी है कि 5 साल से पहले भी आप सदर को हटा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट मे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इम्पीच्ड। आप कहते हैं कि बंदा अनएबल टू एक्ट है, नहीं काम कर सकता फिजिकली, मेंटली, या फिर आपको कहीं पे महसूस हुआ कि वो लॉयल नहीं है, या आपको कहीं महसूस हुआ कि वो ईमानदार नहीं है, या आपको कहीं पे महसूस हुआ कि वो करैक्टर का अच्छा नहीं है, आपने जनाब उसके खिलाफ जो है, जिस तरह नो कॉन्फिडेंस आता है, मूव आती है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, इसी तरह आप प्रेसिडेंट के खिलाफ भी अपनी वोटिंग करवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर आगे मैं आपको बताता हूँ। उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, इसको नो कॉन्फिडेंस नहीं, इसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने उस वक्त मौजूद हैं उनमें से आधे से, नॉट लेस देन 1/2, आधे से कम ना हो, ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस मे गिव टू द, अगर नेशनल असेंबली में मूव हो रही है तो नेशनल असेंबली के कम से कम आधे हों, अगर दूसरे सेनेट में है तो उसके आधे हों, ठीक है। तो नेशनल असेंबली वाले कौमी असेंबली के स्पीकर को देंगे वो अपनी रिटर्न मूव जो भी है, और सेनेट में है तो वो चेयरमैन सेनेट को देंगे, नोटिस देंगे कि भाई इस मामले पर तवज्जो दी जाए, ठीक है, रिमूवल के लिए। और रिमूवल के लिए फिर क्या है, इफ़ अ नोटिस, अगर नोटिस मिल गया है स्पीकर को या चेयरमैन को, तो उन्होंने 3 दिन में प्रेसिडेंट साहब को बताना है कि आपके खिलाफ ये नोटिस आया है कि आप अनएबल टू एक्ट हैं। उसके बाद 5 है, द स्पीकर शैल समन, अब स्पीकर है या यहाँ पे चेयरमैन सेनेट होगा अगर सेनेट की बात, अब द स्पीकर शैल समन, बल्कि ये कौमी असेंबली में जॉइंट सेशन की बात होने लगी, द स्पीकर शैल समन द 2 हाउसेज, सेनेट को भी और पार्लियामेंट को भी, नेशनल असेंबली को बुलाएगा
7 दिन से पहले नहीं बुला सकता। ये दिन जो है ना, 3 दिन में प्रेसिडेंट को बताना, 7 दिन में जॉइंट सेशन बुलाना, अब आगे भी कुछ दिन आएंगे, ये सारे सवालात हैं। द जॉइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेट, और जॉइंट सिटिंग में मामला रखा जाएगा, देखें जी ये बात ठीक है, ये सदर साहब अनेबल टू एक्ट हैं या बस ऐसे ही किसी ने दुश्मनी निकालने की कोशिश की। तो अगर तो मामला पाया गया वाकई ठीक, तो फिर उसको नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर की वोटिंग से उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है 48, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन द प्रेसिडेंट शैल एक्ट, जरूर एक्ट करेगा, ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट कौन होती? प्राइम मिनिस्टर और उसकी कबीना जो होती। कैबिनेट क्या दे, या फिर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ही उसके हेड होते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर को ही समझा जाता है यहाँ पे। कबीना के थ्रू प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस देते हैं तो प्रेसिडेंट शैल एक्ट, प्रेसिडेंट साहब उस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो अगर वो अमल नहीं करते, प्रोवाइडेड दैट 15 days द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द कैबिनेट, 15 दिन में वो बुला सकते हैं जी, आ जाएं कैबिनेट वाले या प्राइम मिनिस्टर, बताएं ज़रा क्या मामला है, क्यों ये एडवाइस दी गई है। मिसाल के तौर पे ये असेंबली तोड़ने की होती है ना, दरअसल हम और भी एडवाइसेस होती हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं, तो उनको बुला सकते हैं। ठीक है। और कंसिडरेशन के 10 दिन बाद, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस वो फाइनल तस्वर की जाएगी। अगर तो प्रेसिडेंट साहब ने जब बुलाया है कैबिनेट को या प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है, तो या अगर तो वो एडवाइस जो है वो रिटर्न हो गई है या मॉडिफाई हो गई, तो वो तो और बात है। अगर वो शैल स्टैंड है तो फिर जनाब वो ये 15 दिन ये और 10 दिन ये, उसके बाद वो फाइनल सच कंसिडरेशन, उसकी एडवाइस जो है प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड, वो जो भी होगी ये 25 दिन में उसके ऊपर अमल होगा। कंसिडरेशन के बाद, आफ्टर सच कंसिडरेशन, इनकी आपस की मुलाकात या बातचीत या मुशावरत के बाद, अगर ज़रूरी होगी, अगर नहीं ज़रूरी होगी तो जाते ही उस एडवाइस पे काम हो जाएगा। नॉर्मली बेल्स वगैरह तो जाते ही रहते हैं ना। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लास 1, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ which he is empowered by constitution to do so and the validity of anything। जो भी प्रेसिडेंट ने करना है, जो कानून उसको या आइन उसको जो है वो इजाज़त देता है या आइन ने उसको एम्पावर किया, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, ये उसके डिस्क्रिप्शन है। एक और अगली बात है कि द क्वेश्चन वेदर एनी इफ एंड सो व्हाट एडवाइस वाज, जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट की तरफ से टू द प्रेसिडेंट बाई कबीना की तरफ से आई है या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इट और बाई एनी कोर्ट, किसी अदालत में नहीं कहा जा सकता कि आपने ऐसा क्यों कहा था। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। क्या था, 9-10 अप्रैल 2022 की बात है। असेंबली तोड़ दी इमरान खान साहब ने, और उस वक़्त की जो अपोजिशन थी, इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, ये चले गए अदालत में। अब अगर तो होता है कि प्रेसिडेंट ने किया है इस लिहाज से, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे उनके ऊपर ना नो कॉन्फिडेंस मूव आई हुई थी। उस नो कॉन्फिडेंस मूव को कहा गया कि उन्होंने इलीगली या गैर कानूनी तौर पे निपटाया, ठीक है। इसलिए वो जो असेंबली तोड़ने की एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजी गई, वो कहते हैं कि रिवर्स कर दी उस वक्त की अदालत ने, समझ गए। बाकी अगर वो एडवाइस के देने के लिए अहल होते उस वक्त, क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाता है ना, तो फिर प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ने की नहीं दे सकते एडवाइस जब तक वो निपटाई नहीं जाती। वो निपटाने में क्या है, या तो वो वापस होगी या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगे। वापस होगी तो उनकी सारे इख्तियारात बहाल हो जाएंगे, एडवाइस देना, असेंबली तोड़ना, जो मर्जी करें। और अगर वापस ना हुई तो फिर जो हुआ था उनके साथ वही होगा। तो इस सिलसिले में ये कहा गया कि अगर एडवाइस ठीक है, कानूनी तौर पे सारे उसके नुकात ठीक हैं, तो फिर प्रेसिडेंट ने जो किया उसके ऊपर या कैबिनेट ने जो कहा उसके ऊपर सवाल नहीं होगा, किसी भी अदालत में नहीं होगा। तो यहाँ पर तो खैर जब प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा
उसी को इलीगल करार दे दिया गया ना। उन्होंने कहा आपके ऊपर तो नो कॉन्फिडेंस मूव था जिसको आपने अच्छे तरीके से निपटाया नहीं है, लिहाजा आपकी एडवाइस जो है वो नल एंड वाइड करार दी जाती है। असम्बली रिस्टोर हो गई, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद फिर इलेक्शन हुए और फिर दोबारा से फिर उनकी हुकूमत। अच्छा, नेक्स्ट 5 नंबर है where the president dissolve the national assembly notwithstanding anything contained in the clause 1, और जो पहले बात हुई, अपॉइंट जैसे ही वो कहेंगे कि असेंबली डिसॉल्व हो गई है, वो इलेक्शन की डेट देंगे जो 90 दिन के अंदर अंदर होगी, ठीक है। 90th डे हो सकता है, नॉट लेटर देन 90 नहीं हो सकता, तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट, वो जाहिर है उसके लिए भी एक रिक्वेजिशन होती है, ये 224 ए हम पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, तो वो फिर केयर टेकर कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ एट एनी टाइम, ये देखें बड़ी मज़े की बात है कि अगर इम्पीचमेंट की बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब नरम गोशा रखते हैं प्रेसिडेंट साहब के लिए, तो ये रेफरेंडम की बात भी होने लगी। If at any time the Prime Minister consider it necessary to hold a referendum on any matter of national importance, वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पे ना इलेक्शन होने, ना नया बंदा हमारे पास है, तो हम चाहते हैं कि रेफरेंडम ही करवा लेते हैं। He may refer the matter to a joint sitting, एक joint session बुलाया जाए जिसमें ज़ाहिर है सेनेट भी हो, पार्लियामेंट भी हो, नेशनल असेंबली, एंड इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड, वहाँ पे अगर अप्रूव हो जाता है जॉइंट सिटिंग में, जॉइंट सेशन में, द प्राइम मिनिस्टर मे काज such matter to be referred to a referendum, रेफरेंडम करवाया जा सकता है यस और नो की बुनियाद पे कि ये बंदा आपको, प्रेसिडेंट की अभी बात हो रही है कि ये प्रेसिडेंट साहब रहें या ना रहें, ये जो नॉर्मली मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं ना, तो वो करवाते हैं। पहले उन्होंने फौरी तौर पे होल्ड कर लेना होता है, जब क्वेश्चन राइज होते हैं, क्वेश्चन राइजिंग के बाद वो फिर रेफरेंडम की तरफ ले जाते हैं मामला कि हम आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर वो जो है वो शुगर कोटेड चीज़ें करते हैं कि आपको इस्लाम चाहिए या नहीं चाहिए, अगर इस्लाम चाहिए तो मुझे जो है वो यस कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वो रेफरेंडम को जो है मॉडिफाई कर लेते हैं ना अपने लिहाज से, लोगों की जहनीत के लिहाज से करते हैं। 49 है, इफ़ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकम्स वेकेंट बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, ये तीनों सूरतों में अगर हो गया तो चेयरमैन तो कौन प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, चेयरमैन सेनेट, और अगर चेयरमैन साहब भी अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस है तो फिर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये लाइन चेक कर लें, प्रेसिडेंट अगर फौत हो गए हैं या इम्पीचमेंट हो गई है तो उसके बाद चेयरमैन जो है सेनेट के, वो एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट, अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं वो करेंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट में जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनमें किसी एमएनए से ये काम करवाया जा सकता है। व्हेन द प्रेसिडेंट बाय रीजन एब्सेंस, ये सारा कुछ हो गया, चेयरमैन सेनेट वो भी एब्सेंट हैं, और स्पीकर असेंबली जो हैं शेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनटिल द प्रेसिडेंट रिटर्न टू होम, अगर बाहर गए हैं या जो है उनकी टर्म ख़त्म हुई है, टर्म तो खैर सक्सेसर के आने तक रहती है, डेथ वगैरह की बात है ये,